दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले हम पिछली क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास अटेंड की है उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स किए हैं कि सर हमें और ऐसी ही क्लासें यानी इसी तरह से आप पढ़ाएं, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल नया तरीका है। जितने भी चैप्टर हैं यानी जितने भी टॉपिक है वो सभी के सभी जितने भी उनमें प्रश्न बन सकते हैं वो मैं सभी के सभी आपको पढ़ा रहा हूं, और साथ में आपको डिटेल और ऐसी ऐसी अच्छी पहचान से प्रश्नों को करा रहा हूं जिससे आप एग्जाम में हिंदी के जितने भी टॉपिक है उनका कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और सभी क्वेश्चन आप सही कर लोगे। और मैं आपको बता दूं जितने भी हिंदी के एग्जाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई हुई सभी क्लासों को अटेंड करते हो तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि हम कई कई हजार प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे विलोम शब्द वो भी हम कई हजार पढ़ेंगे, मुहावरे वो भी हम काफ़ी सारे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे और दोस्तों आप सभी क्लासों को अटेंड करना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो क्या है कि निम्नलिखित में से रजनीश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो रजनीश शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, तो वो है चंद्रमा। ऑप्शन ए सही आंसर है। रजनीश शब्द का पर्यायवाची शब्द चंद्रमा है। और पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये हिंदी में एक चैप्टर होता है। पर्यायवाची शब्द को प्रतिबद्ध शब्द भी कहा जाता है। तो शब्द का अर्थपूर्ण तथा आंशिक अभिव्यक्ति बताने वाला शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है, या एक सा अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वसन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा जिससे आपका समय बर्बाद हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको कम समय में ही कराऊंगा। तो वसन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है ऑप्शन बी कपड़ा। कपड़ा वसन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है जो इंद्रियों का विषय ना हो के लिए एक शब्द क्या है। तो ये जो है हमारा चैप्टर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है, जैसे हमें ये शब्द यहाँ वाक्य यहाँ तक बोलना है कि जो इंद्रियों का विषय ना हो, तो इसे ना बोलकर यानी अधिक से अधिक विचारों को हम एक शब्द या कम विचारों में ही व्यक्त कर सकते हैं। तो वो कौन सा शब्द है, जैसे अगोचर। तो अगोचर का अर्थ भी यही होगा, यानी अगोचर हम किसी को बोल देंगे तो वो समझ जाएगा कि ये जो इंद्रियों का विषय ना हो उसके लिए बोला गया है। तो इतना ना बोलकर आप अगोचर बोल दीजिए तो ये भी यही अर्थ निकालेगा, जो जो इंद्रियों का विषय ना हो। तो इसीलिए अनेक शब्दों के लिए शब्द जो है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। यो जो शब्द होगा ये संस्कृत भाषा का होगा, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंबक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अंबक शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आंख। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से आधुनिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो ये भी सामान्य हिंदी में एक चैप्टर है। तो विलोम शब्द को हम उल्टा या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो आधुनिक शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है, तो प्राचीन होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से समीचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो समीचीन शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, तो वो होता है असमीचीन। असमीचीन समीचीन शब्द का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट अलंकार को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों अलंकारों से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन सेटों के हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद सभी जितने भी चैप्टर है हिंदी के उन्हें हम क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे, और ऐसे आपको पढ़ा दूंगा कि आपकी हिंदी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप सभी क्लासों को अटेंड करते चले। तो अलंकारों को जो बांटा गया है कितने वर्गों में बांटा गया है, तो सही आंसर है 3 वर्गों में। अगर आपसे बात पूछी जाए कि मुख्य कितने अलंकार के भेद है, तो अलंकार के मुख्य 2 ही भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और वैसे बांटा गया है इन्हें 3, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। और जहां मुख्य पूछा जाए एग्जाम में तो आपका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के मुख्य भेद 2 होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है जहां शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां कौन सा अलंकार होता है।
तो दोस्तों अगर आपने पहले से ही सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी को पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा और आपको नए क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेंगे। और हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन पहले से सही थे। तो जहां शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है शब्दा अलंकार। और आपको यह भी याद रखना है कि शब्द अलंकार जो होता है ये शब्द प्लस अलंकार से मिलकर बना होता है, जिसमें शब्द के दो अर्थ होते हैं। क्या क्या होते हैं? ध्वनि और अर्थ। शब्द अलंकार के कुल 7 भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार या पुनरुक्ति, पुनर्प्रकाश, पुनरुक्त, वदाभास और पुनरुक्ति। तो ये शब्द अलंकार के 7 भेद होते हैं। और यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। यहां से ऐसे प्रश्न बनते हैं जैसे यमक अलंकार कैसा अलंकार है? तो ये मैंने अभी आपको बताया कि यमक अलंकार जो है वो शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, तो शब्द अलंकार आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जहां एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अनु प्लस प्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्णन या अक्षर। आपको यह भी याद रखना है कि अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? दोस्तों एग्जाम में एक प्रश्न जितने भी प्रकार से बन सकता है मैंने उतने ही प्रकार से वीडियो में दिया है। तो अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद होते हैं जो मैंने अभी आपको कराए। नेक्स्ट, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर, बहुछाय में कौन सा अलंकार है? सभी प्रश्न मैंने ऐसे ही रखे हैं जिस प्रकार से एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर, बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की पहचान मैंने अभी आपको क्या बताई है कि इसमें क्या होगा कि एक शब्द एक या मतलब बार बार आता रहेगा, जैसे तय, 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 तय। तो ये शब्द बहुत बार आया है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और सबसे अच्छी पहचान इसे आपको अलंकारों को कैसे याद करना है? दोस्तों अलंकार अधिकतर एग्जाम में गलत होते हैं, तो इन्हें जितने भी मैं आपको उदाहरण कराऊंगा आपको संपूर्ण जितने भी एग्जाम है और जितने भी उदाहरण उसमें आए हुए हैं अलंकार के वो सभी मैं आपको कराऊंगा। तो इन्हें आपको ऐसे याद करना है जैसे आप जीके की तरह याद करते हो। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, बहुवचन में अनुप्रास अलंकार है, आपको इसे इस तरह से याद करना है। क्योंकि दोस्तों आप कितनी भी अच्छी अच्छी पहचान अलंकार की पढ़ लोगे एग्जाम में गलत ही कर दोगे। तो इसकी अच्छी सबसे ट्रिक यही है कि आप अधिक से अधिक अलंकारों के उदाहरण को याद कर लेना, बार बार उनमें से ही रिपीट होते हैं एग्जाम में, जो मैं आपको कराऊंगा। तो ऑफिसर कैसा शब्द है? ऑफिसर जो होता है ये विदेशज शब्द है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इससे पहले हम इन 3 प्रकार के शब्दों को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और इसमें भी हम पढ़ेंगे। तो विदेशज शब्द जो किसी विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषा के अंतर्गत अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, चीनी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, डच, जापानी आदि सभी विदेशी भाषा के शब्द आते हैं। यह आपको याद रखना है। जब मैं आपको यह सभी चैप्टर क्रम से कराऊंगा तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं अधिक से अधिक प्रश्नों को आपको कराऊंगा। जहां एक या अनेक व्यंजनों की एक स्वरूपतः व क्रमतः आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास। यानी अभी तो आपने पढ़ा कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तो यहाँ छेकानुप्रास जो है वो भी अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। तो इसकी पहचान क्या है? तो आपको इसमें पहचान जो मिलेगी वो आगे मैं उदाहरण में समझाऊंगा। तो आपको याद रखना है कि छेकानुप्रास क्या है? तो ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। तो छेकानुप्रास का अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चतुर। छेकानुप्रास का अर्थ चतुर होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? छेकानुप्रास में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार आती है, अर्थात कोई भी वर्ण किसी भी पंक्ति में आपको केवल 2 ही बार दिखेगा और उसी स्वरूप और उसी क्रम में होगा जिस क्रम में वह पहले शब्द में था। तो ये आप उदाहरण से समझोगे। जैसे रीझी रीझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी, उठे में कौन सा अलंकार है?
तो आपको यह दिख रहा है कि इसमें जो है वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो ये तो अनुप्रास अलंकार का ही कोई ना कोई अलंकार होगा, यानी भेद होगा। तो आपको अब देखना है कि रीझी रे पहले है, रे इसमें भी पहले है, और इसमें भी पहले है, और इसमें भी पहले है। और हमने क्या पढ़ा है कि एक वर्ण केवल एक ही बार रिपीट होगा, यानी एक वर्ण 2 बार रिपीट दिखाई देगा। यहाँ तो आपको 4 दिख रहा है, लेकिन दोस्तों आपको ये भी तो देखिए कि किस क्रम में है। जैसे ये शब्द 2 बार रिपीट है इसमें, तो ऐसी ये 2 बार रिपीट है, ऐसी ये 2 बार रिपीट है, यानी कि एक वर्ण 2 ही बार दिखेगा और उसी क्रम और उसी स्वरूप में दिखेगा, यानी ये स्वरूप सेम है। जैसे रीझी में अगर रह है तो रीझी में भी रह है, रहसी में रह है तो रहसी में भी रह है आगे, और हंसी में है आगे है तो हंसी में दूसरे में भी रह आगे है। तो यह 6 का अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। पर्वत जिसके पीछे से, वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है क्या कहलाता है? तो वह पर्वत कहलाता है उदयाचल। अगला क्वेश्चन है किताब किस भाषा का शब्द है? तो किताब जो है दोस्तों ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, किताब अरबी भाषा का शब्द है। और अगर आपसे यहां भाषा खोलकर न दे, इनमें से 4 ऑप्शन ये दे दे, जैसे तत्सम, तद्भव, विदेशज और देशज, तो आपको क्या याद रखना है कि अरबी भाषा का शब्द है तो विदेशज। और मैंने जो ये अरबी ली है ना वो इसीलिए ली है, यानी ऑप्शन में, कि आपको अगर ये याद हो गया ना दोस्तों, तो आपसे कैसे ही एग्जाम में घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर यहाँ आपको किताब देकर और इन 4 ऑप्शन देता तो आप तुरंत कर दोगे कि अगर आपने अरबी याद कर रखा है तो, कि किताब अरबी भाषा का शब्द है और अरबी क्या है, विदेशी भाषा है। नेक्स्ट है परिधान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो परिधान शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कपड़ा होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? तो हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ शिव सिंह सरोज के लेखक कौन है? तो शिव सिंह सरोज 1833 में लिखा गया है और इसके लेखक है शिव सिंह सेंगर। अगला क्वेश्चन है पदों या शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो पदों या शब्दों का जो सार्थक समूह कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वाक्य। श्वेत है वस्त्र जिसका, तो वो क्या होता है? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझ लीजिए, वो होता है श्वेतांबर सरस्वती। तो ये मैंने ऐसे क्यों लिया है दोस्तों, इससे मुझे आपको एक चीज़ समझानी है। वो क्या समझानी है? शब्द जो होते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द जो होते हैं ये 4 भागों में बटे होते हैं, जिनमें से एक भाग होता है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। इसमें 3 भाग होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब बात करते हैं हम रूढ़ शब्द की, तो वे शब्द जिनके हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते, यानी कि उन्हें 2 सार्थक टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। जैसे आज, इसे हम 2 भागों में तोड़ नहीं सकते, तो ये रूढ़ शब्द है। अब बात हुई यौगिक शब्द की, जैसे विद्यालय, इसे हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, विद्या प्लस आलय, 2 सार्थक शब्द निकल रहे हैं। अब है योग रूढ़ शब्द, तो योग रूढ़ शब्द यौगिक तो होंगे लेकिन ये अपना विशेष अर्थ न देकर इनसे एक तीसरा शब्द निकलेगा जो कि रूढ़ शब्द होगा। और वो तीसरा शब्द क्या होता है? तो वो दोस्तों योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे श्वेत है वस्त्र जिसका, तो उसे श्वेतांबर बोलते हैं हम। श्वेतांबर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो सरस्वती होता है। तो ये जो योग रूढ़ शब्द होते हैं ये सभी शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। यानी जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा वही शब्द योग रूढ़ होगा। और योग रूढ़ शब्द की पहचान क्या है? तो जिसके अंत में, यानी जिसको हम अनेक शब्दों के एक रूप में तोड़ देना, किसी भी शब्द को। वैसे तो मैं आपको, अगर सभी क्लास अटेंड करते हो तो ऐसे ऐसे प्रश्न कराऊंगा दोस्तों, ऐसे ऐसे शब्द पढ़ाऊंगा कि आपका बहुव्रीहि समास और योग रूढ़ उदाहरण ही गलत नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर बहुव्रीहि समास गलत होता है एग्जाम में। क्योंकि मैंने इसकी बिल्कुल नया तरीका खोजा है कि जिस तरह से, जैसे श्वेत है वस्त्र जिसका, अगर आपको श्वेतांबर शब्द दे दिया जाए, उसमें पूछा जाए कि श्वेतांबर में कौन सा समास है, तो आप उसे तुरंत अनेक शब्दों के एक शब्द में तोड़ देना कि श्वेत है वस्त्र जिसका, और जिसके अंत में जिसका आ जाए तो वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। और आपको ये भी याद रखना है कि श्वेतांबर का पर्यायवाची शब्द सरस्वती होता है, तो इस शब्द का कोई सरस पर्यायवाची शब्द भी निकलना चाहिए, वो शब्द योग रूढ़ शब्द होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आदि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो आदि शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अंत।
अगला क्वेश्चन, अज्ञान का तद्भव रूप क्या होता है? दोस्तों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी तो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि न जाने कैसे सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको इसे चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा उसके बाद आप देखना कि आपका कोई अगर एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसी दिन आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो अज्ञान का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है? वो होता है अजान। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत या प्राकृत भाषा से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, वो शब्द तद्भव शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द उत्पत्ति स्रोत के आधार पर बटे हुए शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षार का तद्भव रूप क्या होता है? तो क्षार जो है ये एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की मैं आपको एक पहचान बता देता हूं। जिस शब्द के पास या कहीं भी अगर आधा अक्षर आपको मिल जाए, जैसे आधा रह ये हो गया, तो ये शब्द तत्सम होगा। जो शब्द वैसे शुरू होगा वो शब्द तत्सम होगा। जो शब्द क्षत्रिय वाला छह से शुरू होगा वो शब्द तत्सम होगा। जो पेट चिरा सै से होगा वो शब्द तत्सम होगा। बड़ा सै से जो होगा दोस्तों वो तत्सम शब्द होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो क्षार क्या है आपको पहचान कर लेनी है कि तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होता है खार। ऑप्शन बी सही आंसर है। उसी प्रकार धैर्य तत्सम शब्द है और धैर्य का तद्भव धीरज होता है। श्रावण का सावन होता है और आम्र का जो तद्भव रूप होता है वो आम होता है। यह भी आपको याद रखना है। एक करेला दूजा नीम चढ़ा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति जो है वो संस्कृत भाषा से ली गई है। लोकोक्ति को हम कहावत, प्रवाद, वाक्य, जनश्रुति भी कहते हैं। तो एक करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बुरे की ओर, बुरे के साथ संगति। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसे दो व्यक्ति है और एक व्यक्ति ने कोई ऐसी बात कही जो इस व्यक्ति के सीधे दिल पर लगी वो बात, यानी ये इसे सुनकर बहुत अफसोस और दुख हुआ, तो ये लोकोक्ति होती है। निम्नलिखित में से पुष्कर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पुष्कर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है तालाब। अगला क्वेश्चन है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो के लिए एक शब्द क्या है? तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो वो क्या होता है? वो होता है अभियुक्त। नेक्स्ट, वृत्यानुप्रास कैसा अलंकार है? तो वृत्यानुप्रास जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा शब्दालंकार। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। वृत्यानुप्रास शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। अलंकार को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था, 3 वर्गों में बांटा गया है। जहां एक या अनेक व्यंजनों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? वृत्यानुप्रास अलंकार। यानी इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि कोई भी वर्ण एक हो या अनेक हो उसकी आपको आवृत्ति बार बार मिलेगी। वृत्यानुप्रास अलंकार किस अलंकार का भेद है? तो ये होता है अनुप्रास अलंकार का भेद। जैसे अब हम इसे उदाहरण से समझेंगे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरसहु जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जहां एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति बार बार मिलेगी, तो इसमें आपको क्या मिल रहा है देखने को? से श न, तो ये आपको आवृत्ति बार बार देखने को मिल रही है। यानी कि इसमें जो है एक शब्द बार बार रिपीट नहीं हो रहा है जबकि कई शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ क्या है? वृत्यानुप्रास अलंकार है। तो आपको याद रखना है कि जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, यानी कि जैसे आपको यहाँ शायद 3 बार दिखाई देगा और ये दोस्तों एक से शब्द में नहीं है। अगर एक से शब्द में होता तो क्या होता? हमारा छेकानुप्रास अलंकार होता। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एकल का तद्भव रूप क्या होगा? तो एकल क्या है? ये एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होता है अकेला। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को कहा जाता है शब्द। शब्द 2 भागों में बटे होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द 4 भागों में बटे होते हैं, प्रयोग, रूप, विकार के आधार पर, रचना बनावट या इतिहास के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर और अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट, चूर्ण का तद्भव रूप क्या होगा? तो अभी मैंने आपको बताया कि अब अगर आपको आधा वर्ण दिख जाए तो वो क्या होगा? वो तत्सम होगा। तो चूर्ण का तद्भव रूप होता है चूरन। चिक्कन का होता है चिकना। चतुर्थ का तद्भव होता है चौथा।
तत्सम तद्भव शब्द भी हम 1000 प्लस ही पढ़ेंगे। आप याद रखना कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। निम्नलिखित में से अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अंबर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है दोस्तों हमारा कपड़ा। तौलिया शब्द किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया जो है दोस्तों ये किस भाषा का शब्द है? तो ये होता है पुर्तगाली भाषा का शब्द। अगर ये ना मिले, अगर पूछा जाए तो ये विदेशज भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो ये लिखा है ग्रियर्सन ने 1889 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चीर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चीर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कपड़ा होता है। निम्नलिखित में से सरोवर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सरोवर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है तालाब। मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, पर्यायवाची शब्द अधिकतर एग्जाम में गलत होते हैं। तो मैंने जो जितने भी शब्द दिए हैं ना दोस्तों ऑप्शन में, वो सभी के सभी वे शब्द दिए हैं जो सामान्य यानी समाज में बोले जाते हैं, क्योंकि वे शब्द आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे जो समाज में बोले जाते हैं। वह स्थान जहाँ से गंगा निकलती है, तो वह स्थान कौन सा होता है जहाँ से गंगा निकलती है? वह स्थान होता है गंगोत्री। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है रामचंद्र शुक्ल को। अगला क्वेश्चन है, उदय का विलोम शब्द क्या होगा? तो उदय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अस्त। और सम्मुख का विलोम होता है विमुख। अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। जंगम का स्थावर। अति का होता है अल्प। निम्नलिखित में से पहरावा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पहरावा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों कपड़ा। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? तो किसी काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। काव्य की आत्मा या प्राणत्व रस को कहा जाता है। और यह भी आपको याद रखना है कि रस का संबंध श्रेय धातु से है, जिसका अर्थ है बहता जाना। रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने रस को अपने नाट्य शास्त्र में दर्शाया है। विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। भट्टनायक के अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है न अभिव्यक्ति वरन भुक्ति होती है। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्ट रोलट है। और यह भी आपको याद रखना है कि भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। रस के प्रतिष्ठक आचार्य भरत मुनि है। रस का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय के उपनिषद में मिलता है। वाक्य रसात्मक काव्य अर्थात रसात्मक काव्य को ही काव्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में माना है। आचार्य बहुभूति ने एकमात्र रस करुण रस को माना है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है वो दोस्तों 8 है। भरत मुनि शांत रस को रस नहीं मानते। बाद में 9वां रस शांत रस अभिनव गुप्त ने जोड़ा है। भरत मुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या अनुमितिवाद के रूप में शंकुक ने की है। जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।